ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार चंदेल, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए है, जो उनके विषय वनस्पति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र सेवा लाइकेन एवं ब्रायोफाइटा से संबंधित हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मार्केंसिया के अंदर कायिक जनन, जो जयनारायण विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम अनुसार इस प्रश्न पत्र की इकाई चतुर्थ में शामिल किया गया है। रिप्रोडक्शन जनन, मार्केंसिया के अंदर जो जनन है वो दो प्रकार से देखा गया है। एक है कायिक जनन व दूसरा है लैंगिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसा नाम से इंडिकेट है, इसके अंदर जनन जो होता है वो कायिक भाग के द्वारा होता है। कायिक जनन निम्न विधियों से होता है। कायिक जनन के लिए कौन कौन सी विधियाँ मार्केंसिया में पाई जाती है उसके बारे में बात करें हम। थैलस के पुराने भागों की मृत्यु व क्षय द्वारा, बाय डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पार्ट्स, यह कायिक जनन की सामान्य विधि है। तो हम ये देखते हैं कि अधिकांशतः जो एपिडिकोप्सिडा वर्ग के सदस्य हैं, जिसके अंदर डाइकोटोमसली ब्रांच्ड थैलस पाए जाते हैं, उस सभी वंशों के अंदर यह जनन की या कायिक जनन की एक सामान्य विधि है। थैलस के पश्च भाग की कोशिकाओं की प्रगामी मृत्यु व क्षय होता रहता है। तो हम ये देखेंगे जो थैलस का पश्च भाग या पोस्टीरियर भाग है वो धीरे धीरे सड़ता हुआ, मृत होता हुआ दिखाई देता है। जब यह प्रक्रिया थैलस के अग्रभाग की ओर द्विशाखन तक पहुंचती है, जब ये डाइकोटोमसली ब्रांच्ड एरिया तक पहुंच जाती हैं, तो थैलस की दोनों शाखाएं स्वतंत्र हो जाती हैं और अलग अलग थैलस में विकसित होती हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मार्केंसिया के थैलस के अंदर कायिक जनन बाय डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पार्ट्स के द्वारा होता है। जो दूसरी विधि है कायिक जनन की वो है अपस्थानिक शाखाओं द्वारा, अपस्थानिक शाखाओं के द्वारा बाय एडवेंटिशियस ब्रांचेज। मार्केंसिया की कुछ जातियों में थैलस की अभ्यक सतह, वेंटर सरफेस से अपस्थानिक शाखाएं विकसित होती हैं। ये शाखाएं मातृ थैलस से पृथक होकर नए थैलस में विकसित हो जाती हैं। कभी कभी अपस्थानिक शाखाएं स्त्रीधानीधर आर्किगोनियोफोर के वृंत पर भी परिवर्तित हो जाती हैं। उदाहरण अगर हम बात करें मार्केंसिया असामिका एंड मार्केंसिया पोमेटा, तो इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि एडवेंटिशियस ब्रांचेस या अपस्थानिक शाखाओं के द्वारा कायिक जनन देखने को मिलता है। तीसरा जो मेथड है या विधि है जिसके द्वारा मार्केंसिया में कायिक जनन होता है वो है आपके कंद द्वारा या बायट्यूबर्स। मार्केंसिया की कुछ जातियों में थैलस की पालियों, लोब्स के किनारों, मार्जिन्स या उपांतों अथवा शीर्ष पर कंद का विकास होता है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो थैलस की मार्जिन्स हैं या उपांत हैं या उसका जो एपिकल पोर्शन है उसके ऊपर आपको कंद देखने को मिल सकते हैं डेवलप होते हुए। कंद संचित भोजन युक्त कोशिकाओं का समूह होता है जो संरक्षी आवरण द्वारा परिबद्ध या कवर्ड रहता है। कंद प्रतिकूल परिस्थितियों में चिरकालिक काय का कार्य करते हैं, पेरिनेटिंग बॉडीज के रूप में दिखाई देते हैं, तथा अनुकूल परिस्थितियां होने पर वृद्धि कर थैलस का निर्माण करते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो इन पेरिनेटिंग बॉडीज़ के द्वारा नए थैलस का निर्माण होता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है मार्केंसिया के अंदर, जिसकी हमने पहले भी चर्चा की थी, कि जो कायिक जनन है वो इसके अंदर जेमा द्वारा या बाई गेमा के द्वारा होता है। मार्केंसिया थैलस की अपाक सतह पर मध्य सिरा क्षेत्र में, मिडरिप जो एरिया है, प्याले नुमा विशिष्ट संरचनाओं का निर्माण होता है। एक पंक्ति के रूप में ये रो के अंदर हम स्पेशल कप लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इन संरचनाओं को जेमाधानियाँ या जेमा कप्स कहते हैं। प्रत्येक जेमाधानी का व्यास लगभग 1.8
मिलीमीटर होता है तथा इसके किनारे मार्जिन्स प्राय झालरदार या फ्रिंज्ड अथवा दंतीले, डेंटेड या पालित लोब्ड होते हैं। तो झालरदार दिखाई देते हैं। प्रत्येक धानी के आधार से अनेक जेमा तथा श्लेष्म रोम विकसित होते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इन गेमा कप्स के अंदर गेमा के साथ साथ में श्लेष्म सिक्रेटिंग हेयर्स भी विकसित होते हैं। तो इमिशले सिक्रेटिंग हेयर्स या श्लेष्म स्रावित करने वाले रोम भी विकसित होते हैं। प्रत्येक जेमा सव्रंत, जिसमें व्रंत पाया जाता है, स्टॉक्ड होती हैं। उभयोतल, बायोकॉन्वेक्स, तस्त्रीनुमा संरचना होती हैं। जेमा धानी की भित्ति वास्तव में थैलस की अतिवृद्धि होती है, इसलिए इसकी भित्ति में थैलस की ही समान आंतरिक संरचना या संगठन देखने को मिलता है। भित्ति के बाहर की ओर प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र तथा भीतर की ओर संचयी क्षेत्र होता है। जेमा धानी के आधार पर अनेक जेमा स्थित होती हैं। सामान्यतः परिपक्व जेमा केंद्र में तथा अपेक्षाकृत तरुण जेमा परिधीय भाग में स्थित होते हैं। अब हम बात करते हैं जेमा की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ जेमा। प्रत्येक जेमा द्विपार्श्व समेत बाइलेटरल सिमेट्रिकल उभयोतल बाइकॉन्वेक्स बहुकोशिक मल्टीसेलर संरचना होती है, जो जेमा धानी या गेमा कप के तल पर एक कोशिकीय व्रंत स्टॉक द्वारा संलग्न रहती हैं। जेमा का केंद्रीय भाग कई कोशिका मोटाई का तथा किनारों की तरफ क्रमशः पतला होता जाता है। इसके पार्श्व तटों पर एक दूसरे के सम्मुख खांच होती है, नोच पाई जाती हैं। प्रत्येक खांच में वृद्धि बिंदु ग्रोइंग पॉइंट्स स्थित होता है। जेमा में अपाक्ष व अभ्यक्ष सतह का विभेदन नहीं होता है। इसकी अधिकांश कोशिकाएं हरित लवक युक्त होती हैं। किनारों की ओर स्थित कुछ कोशिकाओं में हरित लवक अनुपस्थित होता है, किंतु इनमें तेल बूंदें उपस्थित होती है, जिन्हें तेल कोशिकाएं या ऑयल सेल्स कहते हैं। केंद्रीय भाग में कुछ अन्य कोशिकाएं अपेक्षाकृत बड़े आकार की तथा वर्णकहीन होती हैं। इन्हें मूलाभास कोशिकाएं कहते हैं, जिनसे अंकुरण के समय मूलाभास विकसित होते हैं। तो यहाँ हम संरचना देख सकते हैं मार्केंशिया के अंदर गेमा कप, और गेमा कप का जो वर्टिकल सेक्शन है उसको देख सकते हैं। तो आप ये देखें कि ये थैलस का पार्ट है, जिसको हमने कहा कि पॉलीगोनल पार्ट्स के रूप में दिखाई देता है, और ये गेमा कप हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर हैं। आप ये देखें इसके अंदर, और यहाँ आपको ये फ्रिंज्ड मार्जिन दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ। आप देखें कि इसकी तरफ झालर की तरह इस तरह से दिखाई दे रहा है, और अंदर की तरफ आपको ये जो स्ट्रक्चर निकली हुई दिखाई दे रही है वो इसके अंदर गेमा है। यहाँ इसका वर्टिकल सेक्शन है, जिसको हम देख सकते हैं इसके अंदर। तो इसमें हमने ये बात की कि जो गेमा कप हैं एक्चुअल में वो थैलस की ही अतिवृद्धि हैं, और आप ये देख सकते हैं इसकी बाह्य भित्ति से अंदर की तरफ जब हम जाते हैं तो हम देखें बाहर की तरफ फोटोसिंथेटिक रीजन है थैलस के समान ही, और अंदर की तरफ स्टोरेज रीजन है। फोटोसिंथेटिक रीजन में भी आपको बैरल शेप्ड एयर पोर दिखाई दे रहे हैं, एयर चैम्बर दिखाई दे रहे हैं, फोटोसिंथेटिक सेप्टा दिखाई दे रहे हैं, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट दिखाई दे रहे हैं, अपर एपिडर्मिस दिखाई दे रही है फोटोसिंथेटिक। और आप ये देख सकते हैं इस कप के अंदर, जो मेन इस कप की बात करें, आपको गेमा दिखाई दे रही हैं स्टॉक्ड सवरंती। इसके अलावा बीच बीच में आपको मिसले सिक्रेटिंग हेयर्स भी दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से हम गेमा कप की स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। अब हम देखें कि जो ये गेमा है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, गेमा का परिवर्धन कैसा होता है। गेमा धानी तल की कोई भी सतही कोशिका गेमा प्रारंभिक कोशिका गेमा इनिशियल का कार्य करती हैं। तो जो गेमा कप है या हम कहें कि गेमा धानी है, उसका जो फ्लोर है उसकी कोई भी सुपरफिशियल सेल या सरफेशियल जो सेल हैं वो गेमा इनिशियल के रूप में कार्य कर सकती हैं। यह कोशिका अन्य कोशिकाओं से आकार में बड़ी दिखाई देगी। प्रारंभिक कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा 3 कोशिकीय तंतु का निर्माण होता है।
मार्केंशिया तंतु की सबसे निचली कोशिका आधारी कोशिका बेसल सेल के रूप में काम करती है और थैलस में अंतःस्थापित भाग बनाती हैं। बीच की कोशिका, जिसको हम मध्य कोशिका या मध्य कोशिका कहते हैं, जो व्रंत कोशिका के रूप में एक कोशिकीय व्रंत का निर्माण करती है, तथा शीर्षस्थ कोशिका अर्थात जिसको हम प्राथमिक काय कोशिका या प्राइमरी बॉडी सेल कहते हैं, जेमा काय को निर्माण करती हैं या जेमा की बॉडी का निर्माण करती हैं। प्राथमिक काय कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजनों से 4 से 6 कोशिकीय तंतु का निर्माण होता है। इसमें अनुप्रस्थ व उदग्र विभाजनों से एक कोशिकीय मोटाई की बहुकोशिकीय संरचना बन जाती है। बाद में इसके केंद्रीय भाग की कोशिकाओं में परिणत पेरिक्लाइनल विभाजनों से मध्य भाग एक से अधिक कोशिका मोटाई का हो जाता है। पेरिक्लाइनल जो परिणत विभाजन होते हैं वो सतह के समानांतर होते हैं, जिससे कोशिकाओं की जो परतें हैं उनकी संख्या में वृद्धि होती है। तो मध्य भाग में एक से अधिक परतों की संख्या बन जाती है, मोटाई हो जाती है, तथा इसके पार्श्व पर मध्य भाग में 2 खांचे नोच विकसित होती हैं। दाने के तल से कुछ कोशिकाएं मुद्राकार श्लेष्मी रोम का निर्माण करती हैं। तो क्लब शेप्ड इसके अंदर मिसले सिक्रेटिंग हेयर्स भी पाए जाते हैं। यहाँ हम डायग्राम देख सकते हैं और जिसकी हमने बात की थी कि जो गेमा है वो बाइलेटरल सिमेट्री की पाई जाती है, द्विपार्श्व सममित हैं और इसका केंद्रीय भाग मोटा होता है और किनारों पर ये पतली होती जाती हैं। और मध्य सिरा भाग के अंदर आप देख सकते हैं, इसके अंदर पार्श्व में 2 एपिकल नोच पाई जाती है जिसमें ग्रोइंग पॉइंट्स हैं। केंद्रीय भाग की कुछ कोशिकाएं आपको वर्णक विहीन दिखाई देती हैं, जो मूलाभास के रूप में काम करती हैं। परिधीय भाग के अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर स्टार्च दिखाई नहीं देता है, जिसके स्थान पर आपको ऑयल कलेक्टिंग या ऑयल ड्रॉपलेट दिखाई देती है, जिसको हम ऑयल सेल्स कहते हैं। बाकी सारी आपकी क्लोरोफिल सेल्स कहलाती है, जिसमें क्लोरोफिल पाई जाता है। तो ऑयल सेल्स के अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट रहता है। और ये अंकुरित होते हुए जेमा की संरचना दिखाई दे रखी है कि किस प्रकार से अंकुरन होता है। और दोनों साइड के अंदर जहाँ एपिकल नोच एवं ग्रोइंग पॉइंट्स हैं, तो दोनों तरफ से इसमें 2 थैलस का निर्माण होता है। और जेमा का प्रकीर्णन व अंकुरण, डिस्पर्सल एंड जर्मिनेशन ऑफ जेमा। जेमाधानी के तल में स्थित जेमाधानी के तल में स्थित जेमा के अलावा जो श्लेष्म रोम हैं वो जल अवशोषित कर फूल जाते हैं। और इसके फूलने से क्या होता है कि इतना दबाव बनता है कि जो जेमा हैं वो व्रंत से पृथक हो जाते हैं। तो जेमा अपने जो स्टॉक्ड है एक कोशिकीय जो पेडिसल हैं उससे सेपरेट हो जाती हैं। इस प्रकार पृथक हुआ जेमा जल बूंदों द्वारा धानी से बाहर आ जाते हैं। जेमा अधोस्तर पर सपाट गिरते हैं तथा अनुकूल परिस्थितियां पाने पर अंकुरित हो जाते हैं। मूलाभासी कोशिकाओं से मूलाभास विकसित होते हैं जो अधोस्तर में अंतःस्थापित हो जाते हैं। जेमा के दोनों पार्श्वी खांचों में स्थित शीर्ष कोशिका सक्रिय हो जाती है तथा प्रत्येक शीर्ष कोशिका की सक्रियता से एक थैलस का निर्माण होता है। इस प्रकार प्रत्येक जेमा के अंकुरण से 2 थैलस एक दूसरे के विपरीत दिशा में बनते हैं और कुछ समय बाद जेमा के केंद्रीय भाग की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं तथा दोनों थैलस एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। नए थैलस पर विकसित जेमा से नर थैलस तथा मादा थैलस पर विकसित जेमा से मादा थैलस का परिवर्धन होता है। आप देखें कि नर थैलस पे भी जेमा पाई जाती है और मादा थैलस पे भी जेमा पाई जाती है। तो नर थैलस पे जो जेमा है उससे जो थैलस बनेंगे वो नर होंगे और मादा थैलस के ऊपर जो जेमा है उससे जो थैलस डेवलप होंगे वो मादा थैलस डेवलप होंगे। यहाँ हम जेमा के परिवर्तन की अवस्थाएं देख सकते हैं। विभिन्न प्रावस्थाओं की बात कर रहे थे जो हम, और यहाँ हमने बात की थी कि जो जेमा कप हैं उसकी जो फर्श हैं या फ्लोर हैं वहाँ की कोई सतही कोशिका वो जेमा इनिशियल के रूप में काम करती हैं और उसके अंदर अनुप्रस्थ विभाजनों से आपको 3 कोशिकाएं दिखाई देती हैं। सबसे नीचे की तरफ बेसल सेल जो आधारी भाग बनाती हैं, मिडल सेल जो स्टॉक बनाती हैं और सबसे ऊपर की तरफ एपिकल सेल जो बॉडी सेल या बॉडी का निर्माण करती हैं। फिर देखें कि इसके अंदर जो एपिकल सेल है उसके अंदर अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं और एक यूनिसीरिएट और मल्टीसेलर फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है। फिर इस यूनिसीरिएट मल्टीसेलर फिलामेंट के अंदर बीच के एरिया के अंदर पेरिक्लाइनर डिवीजन होते हैं जिससे बीच में से
कोशिकाओं की संख्या या कोशिकाओं की पंक्तियों में वृद्धि होती है और मोटा हो जाता है। और लेटर ऑन आप ये देख सकते हैं इसके अंदर कि जो मध्य भाग है इसमें 2 खांचे डेवलप होती हैं, जहाँ इसके एपिकल नॉच पाई जाती हैं और जिसमें ग्रोइंग पॉइंट पाए जाते हैं। नीचे की तरफ स्टॉक दिखाई दे रहा है। ये एक परिपक्व गेमा का डायग्राम है जिसमें आपको स्टॉक भी दिखाई दे रहे हैं और दोनों तरफ 2 खांचे भी दिखाई दे रही हैं यहाँ के ऊपर, जिसमें इनके ग्रोइंग पॉइंट्स पाए जाते हैं। बीच के अंदर ये काफ़ी मोटी होती हैं और किनारों पे जाते हुए ये पतली होती जाती हैं। इस प्रकार से हम गेमा के परिवर्धन की अवस्थाओं को देख सकते हैं। तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मार्केंशिया के अंदर गेमा कप, उसकी संरचना, उसका परिवर्धन और उसका प्रकीर्णन। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थी ऑनलाइन क्लास मार्केंशिया के अंदर पाए जाने वाले कायिक जनन की, जिसमें हमने कायिक जनन की अलग अलग विधियों के बारे में बात की और स्पष्ट रूप से हम ये देखते हैं कि जो गेमा कप के द्वारा या गेमा के द्वारा जो कायिक जनन होता है वो काफ़ी इसमें महत्वपूर्ण होता है।